दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, दोस्ती की कहानियां आपने फिल्मों में भी सुनी होगी और सार्वजनिक जीवन में भी देखी होगी, लेकिन दोस्ती की कहानियां बिहार के दो भाइयों के बीच, राजनीतिक तौर पर बड़े भाई और छोटे भाई के नाम से मशहूर दो भाइयों की पार्टियों के बीच अगर फिर से पनपती हुई दिखाई दे और इस पनपती हुई तस्वीर को लेकर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता संकेत देते हुए दिखाई दे, तो इसका राजनीतिक मतलब आसानी से समझा जा सकता है। आज एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू दिया है नीतीश कुमार के बेहद करीबी और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर गई, सवाल यह भी है कि इस दौर में बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार को बनाए रखा गया, फिर इस दोस्ती को नए सिरे से रिवाइव करने की, पुनर्जीवित करने की और इसके संकेत सार्वजनिक तौर पर दिए जाने के पीछे की परिस्थितियां क्या है। परिस्थितियां दरअसल विधानसभा का अंकगणित है। परिस्थितियां दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत है, और परिस्थितियां इन सब से बढ़कर बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के सर्वाइवल को लेकर जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से बांग्ला विवाद के बाद, जिस तरह से राबड़ी देवी को के बंगले को खाली कराए जाने का नोटिस मिलने के बाद बिहार की सियासत की परिस्थितियां बदल रही है, उन परिस्थितियों में जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, 26 मंत्री शपथ दिला दिए गए, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी ने केवल 8 मंत्री शपथ दिलाए, अपने कोटे से केवल 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई। उसी वक्त ही यह तय हो चला था कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा खेल अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। और उस बाकी पिक्चर को देखने के लिए अब लगता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की डेडलाइन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक की है, कि यूपी के विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार के स्वजातीय यानी कुर्मी समाज के वोट को बीजेपी से यूपी में छिटकने नहीं देना है, लिहाजा नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए रखने में भलाई है। लेकिन नीतीश कुमार ने इस सब को देखते हुए अपनी बिसात पहले से बिछानी शुरू कर दी, और जब वो बिसात पहले से बिछा रहे हैं, इस दरमियान जो राज्य सरकारों को राजभवन के मार्फत संवैधानिक सुरक्षा एक जजमेंट के माध्यम से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने समय में संविधान पीठ के फैसले के माध्यम से मुहैया कराई थी, अभी 3 दिनों पहले चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक दूसरे मसले पर एक ऐसी मौखिक टिप्पणी कर दी जिसके बाद अब यह साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार लंबा इंतजार नहीं करेंगे। तभी उनके बेहद करीबी प्रवक्ता दोस्ती की मिसालों को फिर से सार्वजनिक तौर पर व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आज से 3 दिन पहले की बात है, नए नए चीफ जस्टिस बने देश के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दरमियान एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी जिसमें जजों की नियुक्ति में भी सरकार अपना अपर हैंड रखना चाहती थी, कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म करके अपनी व्यवस्था चाहती थी, उस व्यवस्था के ऊपर, उस 99वें संविधान संशोधन के ऊपर 2015 में मोदी सरकार के द्वारा किए गए बड़े कदम को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रद्द कर दिया था, और आजाद भारत के इतिहास में संभवतः यह पहला ऐसा संविधान संशोधन था जिसे पूरी तरह से, आंशिक तौर पर नहीं बल्कि पूर्णतया निरस्त कर दिया गया था। अब उसके बारे में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में जो बात कही, सुनवाई के दरमियान मौखिक टिप्पणी के तौर पर कही कि अगर ऐसी कोई पिटीशन आती है, कोई आवेदन आता है, तो एनजेएसी को रिवाइव करने वाली पिटीशन पर विचार किया जा सकता है। सवाल यह है कि जब एनजेएसी को रिवाइव करने वाली पिटीशन पर विचार किया जा सकता है, वो भी 5 मेंबर की जज का दिया हुआ फैसला था, स्वाभाविक है 7 मेंबर की बेंच बनानी होगी उससे उलट फैसला देने के लिए, तो फिर 5 मेंबर की बेंच ने जो चंद्रचूड़ ने फैसला दिया, राजभवनों के अधिकार कम कर दिए, क्या उसे पलटने के लिए कोई प्ली आ जाए, कोई पिटीशन आ जाए, तब तो उसके लिए भी 7 मेंबर की बेंच बनाकर उसे पलट दिया जाएगा। और जब उसे पलटने की कार्रवाई यदि होती है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर सबसे पहले निशाना लगेगा। नीतीश कुमार ये निशाना लगने का मौका देना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट का निजाम बदल चुका है, इस देश की न्यायपालिका
निश्चित तौर पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका यदि राज्य सरकारों के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई बंदिशें लगाती हुई दिखाई दे, राज्यपालों के अधिकार को लेकर राज्य सरकार के साथ टकराव वाली स्थिति बनती हुई दिखाई दे, तो नीतीश कुमार अपनी चाल पहले चलने से पीछे नहीं हटेंगे। इस बात को सभी जानते हैं कि बिहार में छोटे दलों पर सबकी नजर है। आज एनडीटीवी ने एक खबर भी की है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड अपने कोटे के 6 मंत्रियों को शपथ दिला सकता है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार शपथ दिलाएंगे तो 6 मंत्रियों को ही क्यों दिलाएंगे? यह बात तो सबको पता है कि जितने छोटे दल हैं, चाहे इस खेमे के हो चाहे उस खेमे के हो, एनडीए के हो या महागठबंधन के हो, इन दोनों खेमे के छोटे दलों को अपने पाले में लाने के लिए और 100 की संख्या को विधानसभा के अंदर छूने के लिए जदयू और भाजपा में होड़ मची हुई है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ देर सबेर जाएगी, इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है। एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसके विधायक भाजपा में नहीं जाएंगे, ये बात भाजपा भी जानती है। तो कुल मिलाकर 9 विधायक ऐसे हैं जो भाजपा के साथ नहीं जा सकते, और इन्हीं 9 विधायकों पर नजर जनता दल यूनाइटेड की है। अब जरा इसके आगे देखिए, कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित विधायक कांग्रेस के साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कोई उन पर डोरे डालने की कोशिश नहीं करेगा। यह बात भी तय है कि कांग्रेस के 6 विधायकों में से टूट के लिए 4 विधायकों की जरूरत है। अब वो 4 भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लेकर जाएगी या नीतीश कुमार अपने पाले में लेकर जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर दोनों पार्टियों में होड़ मची हुई है। बसपा और आईपी गुप्ता को लेकर के भी सवाल है, और इसी सवाल के बीच अगर लालू यादव को दोस्त बनाने वाली प्रक्रिया सामने आती है, तो लालू यादव को दोस्त बनाने की प्रक्रिया के पीछे असली मकसद क्या है? असली मकसद दरअसल यही है कि बिहार में बड़े बहुमत वाली सरकार को बहुत सुरक्षित नीतीश कुमार नहीं मान रहे। 2010 में भी बहुत बड़ा बहुमत मिला था, 206 विधायकों का। 2.5 साल पूरे होते होते वो गठबंधन टूट गया था। नरेंद्र मोदी के नाम पर ही टूटा था। नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट भाजपा द्वारा बनाए जाने की कोशिशों के कारण ही टूटा था। और अब जब नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी की पार्टी अपने अश्वमेध रथ का घोड़ा बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ तक पहुंचाना चाहती है, और उस शपथ के लिए अगली विधानसभा यानी 2030 तक इंतजार के मूड में नहीं है, और इस बात को नीतीश कुमार भांप चुके हैं, तो बंगला खाली कराने वाले नोटिस के बीच में दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे वाली बातें कही जा रही है, तो इसके कई सारे राजनीतिक निहितार्थ आसानी से निकाले जा सकते हैं। पहली बात, बंगला खाली करने का नोटिस जनता दल यूनाइटेड के पास जो विभाग है उस विभाग के द्वारा जारी किया गया है, भाजपा के कोटे वाले विभाग की तरफ से जारी नहीं किया गया। लेकिन यह विवाद जिस रूप में सामने आया, उससे 25 विधायकों वाली राष्ट्रीय जनता दल को ऑक्सीजन भी मिला है। लालू यादव जितने मजबूत होंगे, नीतीश कुमार का राजनीतिक सुरक्षा कवच उतना ही मजबूत होगा। यह बात सभी जानते हैं, क्योंकि जब लालू यादव के पास 75 विधायक थे और उनके 75 विधायकों की कीमत ही इतनी बड़ी थी, राजनीतिक वैल्यू ही इतनी ज्यादा थी कि 43 विधायक होने के बावजूद नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को अपने इशारों पर चलने पर विवश करते रहे। और आज नीतीश कुमार के पास 85 विधायक हैं, बावजूद इसके 43 विधायकों के साथ जो हनक नीतीश कुमार की थी, वो हनक बनाने के लिए तमाम तरह के राजनीतिक पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, गृह मंत्रालय तक खोना पड़ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे असली वजह क्या है। 43 विधायकों पर हनक बरकरार और 45 विधायकों पर हनक खत्म। इसके पीछे की असली वजह यह है कि राष्ट्रीय जनता दल सिकुड़कर 25 पर आ गई है, महागठबंधन सिकुड़कर 35 पर आ गया है, और भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी, इनके विधायकों की साझा संख्या बिहार की विधानसभा में 108 तक पहुंच गई है। जी हां, जब इनकी साझा संख्या 108 तक है, तो स्वाभाविक है कि इनके विरोध में 135 विधायक में कम से कम 125-30 विधायक यदि हैं, तो वो नीतीश कुमार के लिए सुरक्षा कवच का काम कितना करेंगे। और जब तक उस सुरक्षा कवच को तोड़ने की कोशिश हो, उसके पहले उस सुरक्षा कवच को अपने लिए एक मजबूत राजनीतिक किलेबंदी की बुनियाद में बदल दिया जाए, यही कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। लालू यादव के रिवाइवल के लिए, तेजस्वी यादव के रिवाइवल के लिए, पारिवारिक विवाद के बीच राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के रिवाइवल के लिए जो एक जरूरी राजनीतिक ऑक्सीजन था, वो बंगला विवाद के सहारे दे दिया गया।
अब सवाल यह है कि बीजेपी, जैसे मैंने कहा कि न्यायपालिका के फैसले का किस तरह से तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल होता है। अरुणाचल में नबाम रेबिया केस आपने देखा। नबाम रेबिया केस के वक्त क्या हुआ था? उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष जिसके खिलाफ पिटीशन पड़ी हुई है, अविश्वास का नोटिस पड़ा हुआ है, वो सुनवाई नहीं कर सकता और इसका फायदा उठाकर कई राज्यों में सरकारें गिराई गई। महाराष्ट्र में गुवाहाटी मॉडल तक खेला गया और जब महाराष्ट्र का फैसला आ गया उसके बाद हिमाचल की सरकारें नहीं गिरी। तो कौन जानता है कि जिस तरह से नबाम रेबिया केस का फैसला 2016 के केस का फैसला 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रचूड़ साहब की बेंच ने 5 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने पलट दिया। कौन जानता है कि नए दौर में चंद्रचूड़ साहब के फैसले को भी बदलने के लिए कोई नई बेंच खड़ी हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से ऑपरेशन लोटस में बाधा आ रही है। हिमाचल में कामयाब नहीं हो पाया, दूसरे राज्यों में कामयाब नहीं हो पाया और अब उसे बिहार में कामयाब कराने के लिए उस जजमेंट के रहते बड़ी मुश्किल आनी है। लगभग असंभव सा काम हो गया है। लेकिन बीजेपी है तो कुछ भी असंभव नहीं है। 85 विधायक होने के बावजूद नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय छोड़ना तो पड़ ही गया। भले ही हम जो कहें, भले ही बिहार के प्रशासनिक समझ रखने वाले लोग जो भी कहें कि अभी भी लगाम तो नीतीश कुमार के ही हाथ में है, लेकिन सबको पता है कि जो मनोवैज्ञानिक असर बिहार के वोटर्स पर पड़ा है कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, उसे विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से भरपाई की जो कोशिशें हैं, उस कोशिशों पर से पर्दा उठने का दिन तो 2 दिसंबर का है। लेकिन 2 दिसंबर के दिन के पहले भी गंगा में बहुत पानी बहना है और उसके बाद भी गंगा में बहुत पानी बहने के लिए जो राजनीतिक स्कोप है, वो राजनीतिक स्कोप भाजपा की तरफ झुकता है या जदयू की तरफ झुकता है, इसमें राजद और महागठबंधन के विधायकों की बड़ी भूमिका है। जनता दल यूनाइटेड को गृह मंत्रालय खोने से बिहार के वोटर्स के बीच नीतीश कुमार की स्वीकार्यता को लेकर जो जनादेश आया था, उस जनादेश के साथ एक चीटिंग की तरह का माहौल उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कोई छल हो गया है। ये जबकि एक सामान्य बात है कि एक मुख्यमंत्री जो मंत्रालय किसी को देना चाहे वो दे, लेकिन यदि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने जेडीयू के किसी मिनिस्टर के हाथ में दिया होता तो इतना बड़ा सवाल नहीं उठता। लोग मान लेते कि नीतीश कुमार अपना बोझ हल्का कर रहे हैं। बीजेपी के किसी मंत्री के हाथ जब ये चला गया तो कई सारे सवाल उठने लाजमी हैं और उन सवालों के बीच नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के सियासी भविष्य का सवाल भी शामिल हो जाता है। लेकिन इसी सियासी भविष्य के सवाल के बीच अगर नीतीश कुमार अपना और जनता दल यूनाइटेड का और इसके साथ साथ जेडीयू के अस्तित्व के लिए जरूरी राष्ट्रीय जनता दल के सियासी भविष्य को लेकर अगर चिंतित दिखाई दे रहे हैं तो बंगला विवाद को एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक के आगे भी सियासी फेरबदल और सियासी खेल बहुत सारे हैं। कई सारे घटनाक्रमों को आप देखिए, आज के ही घटनाक्रम को देखिए। आज नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव गए थे, वो अपने पिता के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे। उस वक्त उनके साथ मनीष वर्मा थे। स्वाभाविक है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो 2 धाराएं चलती है, एक धारा संजय झा और ललन सिंह की बताई जाती है, दूसरी धारा मनीष वर्मा वाली धारा बताई जाती है। अब वाकई धारा है नहीं है ये जेडीयू के लोग बताएंगे, लेकिन ऐसी राजनीतिक धाराओं की चर्चा होती है और मनीष वर्मा वाली धारा जनता दल यूनाइटेड के भविष्य को लेकर चिंतित है। इसलिए भी चिंतित है कि न तो वो राज्यसभा में है, न विधान परिषद में है, न विधानसभा में है, न लोकसभा में है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा उनके घर ही जुटता है, उनके आसपास ही जुटता है। मुख्यमंत्री आवास में बेरोक टोक एंट्री भी है उन्हीं की। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि मनीष वर्मा की बढ़ी हुई अहमियत दोस्ती को बरकरार रखने और दोस्ती थी, है और बनी रहेगी कहने की नीरज कुमार की जरूरत किस तरफ ले जा रही है। जब भी बिहार में 200 से ऊपर का बहुमत नीतीश कुमार को मिला, नीतीश कुमार ने उसे 125 पर करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। नवंबर 2010 में जब बिहार की जनता ने 206 सीटें नीतीश कुमार को दी थी, 2013 आते आते जो विश्वास मत नीतीश कुमार ने हासिल किया वो 126 के बूते ही हासिल किया था और 126 के बूते ही अगले 2.5 साल जनता दल यूनाइटेड ने खींचे थे। तब सवाल ये उठता है कि 126 का आंकड़ा तो अभी भी नीतीश कुमार के पास है। तो ऐसी राजनीतिक असुरक्षा की भावना के साथ पार्टी बीजेपी के साथ क्यों चले,
बजाय इसके कि जब राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार से कुछ भी मांगने की स्थिति में नहीं है, जो नीतीश कुमार ने दे दिया 25 विधायकों के साथ वही स्वीकार कर लेने की मना स्थिति में है। स्वाभाविक है, राजद की जगह कोई भी पार्टी होती तो यही काम करती। उस स्थिति में नीतीश कुमार अपना राजनीतिक भविष्य जहां सुरक्षित है, उसे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई असुरक्षा की भावना में क्यों पार्टी को रखेंगे और क्यों खुद की सत्ता को रखेंगे। अब आज मैं सुन रहा था, कल ही सुन रहा था, बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं कन्हैया भिलारी, वो किसी चैनल पे कह रहे थे कि राबड़ी देवी का बंगला खाली कराने का जो नोटिस दिया गया, वो उस बंगले को नीतीश कुमार के साथ के लिए खाली कराया जा रहा है। अब नीतीश कुमार के पास खुद उसी सर्कुलर रोड में एक और बंगला है, सरकारी बंगला। नीतीश कुमार के पास बतौर मुख्यमंत्री एक और बंगला है जिसमें वो रहते हैं, एक अणे मार्ग। तो जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर एक अणे मार्ग में रहते हैं, फिर उनके लिए बंगला खाली कराए जाने का तो एक ही मतलब हो सकता है, और वो मतलब यही हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री बनाकर राबड़ी देवी वाले बंगले में शिफ्ट करना चाहती है। लेकिन इस तथ्य की तस्दीक हम तभी कर पाते जब इस तरह का नोटिस किसी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के मंत्रालय से निकलता। भवन निर्माण विभाग जेडीयू के नेता विजय चौधरी के पास है, और जब जेडीयू के नेता विजय चौधरी के पास भवन निर्माण विभाग है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या है। किसी न किसी रणनीति के तहत ही नोटिस दिया गया, और किसी न किसी रणनीति के तहत ही नीरज कुमार ये कह रहे हैं कि दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। लेकिन अगले ही लाइन में वो ये भी जोड़ रहे हैं कि राजनीतिक दोस्ती की बात मत कीजिए। स्वाभाविक है कि जब तक डील फाइनलाइज नहीं होगी तब तक राजनीतिक दोस्ती की बात पर जेडीयू के लोग क्यों कुछ कहेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी अब निजाम बदल चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी अब न तो चंद्रचूड़ है, न ही संजीव खन्ना है, न ही गवई साहब है, अब जस्टिस सूर्यकांत आ गए हैं। तो क्या जस्टिस सूर्यकांत के समय कोई संवैधानिक संकट खड़ा होगा तो क्या नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के साथ या विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के साथ न्याय हो पाएगा? न्यायपालिका के प्रमुख के तौर पर कोई भी रहे, न्याय होगा, इसकी उम्मीद हम सभी करते हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के अंदर बिहार में अपने खेल को और अपनी राजनीतिक चाल को समय पर चलने की परिस्थितियां अब जरूर पैदा हो गई है, जिसको लेकर यह कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा के अंदर 1 तारीख से जो सत्र शुरू होना है, उस सत्र के दरमियान पहला खेल तो विधानसभा अध्यक्ष में दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी यदि वो कुर्सी भी नीतीश कुमार से ले जा रही है, तब तो तय मानिए कि बिहार के अंदर नीरज कुमार दोस्ती निभाने की बात कहते रहे, कुछ भी कहे, बिहार के खेल में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ गई। जेडीयू और जेडीयू के राजनीतिक अस्तित्व का सवाल अब कुछ समय की ही बात रह जाएगी अगर विधानसभा स्पीकर की कुर्सी बीजेपी लेकर चलेगी। लेकिन अगर नीतीश कुमार ने वो कुर्सी अपने साथ रखी तो यह भी तय मानिए कि बिहार के अंदर विपक्ष परिवर्तन की जो उम्मीद लोग लगा के बैठे हुए हैं, और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के ठीक पहले विपक्ष परिवर्तन हो सकता है। ये उम्मीद और इस उम्मीद के पूरा होने के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव तक यानी अगले 14-15 महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्पीकर की कुर्सी आने के बाद विपक्ष परिवर्तन की पूरी बिसात आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। कभी भी कोई भी बड़ी खबर बिहार से आ जाएगी, कभी भी आ सकती है कोई भी बड़ी खबर। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वह यही है कि अब जनता दल यूनाइटेड के नेता सार्वजनिक तौर पर लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती का इजहार करने लगे। ये जरूरत पहले क्यों नहीं पड़ी? ये जरूरत आखिर उस वक्त क्यों नहीं पड़ी जब नीतीश कुमार पिछले 20-21 महीनों से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं? अगर आज ही उस दोस्ती के लिए बयान दिए जा रहे हैं, उस दोस्ती को याद किया जा रहा है, तो ये रुख नरम पड़ने के लिए धीरे धीरे जो हालात बनते हैं वही बनाने की कवायद है। अब सीधे नीरज कुमार तो कह नहीं देंगे कि हम उधर जा रहे हैं, लेकिन लालू यादव के प्रति जो आक्रामकता है जनता दल यूनाइटेड के लोगों के बीच, जो आक्रामकता भाजपा के साथ रहने पर होती है राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के बीच, मतलब बयानों में आक्रामकता, उस आक्रामकता में अब धीरे धीरे, उस एग्रेशन में धीरे धीरे कमी दिखाई दे रही है। और जब एग्रेशन में कमी दिखाई देने लगे तो सियासत में इस बात को कोई भी आसानी से समझ सकता है
कि बर्फ पिघलनी शुरू नहीं हुई है, बल्कि बर्फ पिघलने की प्रक्रिया को तेज किया जा चुका है। अब ये तेज हो चुकी प्रक्रिया जमीन पर कब उतरेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन याद रखिए, नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा हिसाब से यदि देखा जाए, मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से, तो राजभवन के हाथ में अब बहुत कुछ नहीं है। अब बिहार के खेल में विधानसभा के अंदर ही बहुत कुछ है, और विधानसभा के अंदर छोटे दलों में टूट फूट होती है, या विधानसभा के अंदर कुछ और बड़ा खेल होता है। स्पीकर का चुनाव इसका ट्रेलर होगा, और पूरी फिल्म की बिसात वहीं पर दिख जाएगी, और तब पता चल जाएगा कि आखिर जेडीयू क्या चाहती है, बीजेपी जो चाहती है उसके लिए कितने दिनों तक इंतजार के मूड में है, और राष्ट्रीय जनता दल सत्ता का बनवास मुख्यमंत्री के तौर पर भले ही पूरा न हो, क्या सत्ता के सहयोगी के तौर पर बीजेपी वाली भूमिका में उसका बनवास खत्म होने की कोई उम्मीद जग रही है या नहीं जग रही है। फिलहाल तो जो संकेत है, उस संकेत को यही माना जा सकता है कि बिहार के अंदर राजनीतिक असुरक्षा की भावना दो पार्टियों में। राष्ट्रीय जनता दल को बड़ी हार मिली है, तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक असुरक्षा की भावना होगी। जनता दल यूनाइटेड को बड़ी जीत मिली है, लेकिन उससे भी बड़ी जीत उसके पार्टनर को मिल गई है, जो पार्टनर दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, जिस पार्टनर के सहारे कई सारे राज्यों में ऑपरेशन लोटस हो चुका है। तो अब सबसे ज्यादा राजनीतिक असुरक्षा बड़ी जीत के बावजूद नीतीश कुमार और जेडीयू के अंदर है। देखते जाइए हालात कैसे बदलते हैं, और 1 दिसंबर से आपको ट्रेलर दिखने लगेगा, और 5 दिसंबर खत्म होते होते लोगों की जुबान पर सारी चीजें आ जाएंगी कि किस तरह से हालात बिहार में आने वाले दिनों में दिखाई देने वाले हैं। फिलहाल हमें इंतजार करना चाहिए। महज 2 दिनों के बाद सत्र शुरू हो रहा है, हम भी उसी का इंतजार करते हैं, आप भी उसी का इंतजार करें। बिहार हिला तो दिल्ली हिली। बिहार अगर एनडीए के दायरे से बाहर निकला, तो दिल्ली के एनडीए के दायरे से बाहर निकलने के हालात बनते दिखने लगेंगे, क्योंकि उधर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ भी समीकरण ठीक नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के साथ जो समीकरण है, वो मजबूरी के समीकरण दिखाई दे रहे हैं। तो मजबूरी का समीकरण नीतीश कुमार के साथ, मजबूरी का समीकरण एकनाथ शिंदे के साथ, और मजबूरी का समीकरण चंद्रबाबू नायडू के साथ। और इन तीनों मजबूरियों के बीच गर्मजोशी का अभाव मजबूरियों को और बढ़ा देता है, और मजबूरियां यदि दोनों तरफ से हो, तो दोस्ती का हाथ बढ़ने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगती। देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।